हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से आपका वेलकम है फार्म हाउस पर। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लोरामफेनिकोल। तो जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में टेट्रासाइक्लिन के बारे में डिस्कस किया था कि उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसके ड्रग्स कौन से हैं, उनके ड्रग्स के फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स कौन से, जैसे उसके वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी के अंदर, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो ड्रग्स, कैसे मेटाबोलाइज होते हैं, कैसे एक्सक्रीट आउट होते हैं हमारी बॉडी से। ठीक है, तो हमने उसके बारे में पढ़ा था टेट्रासाइक्लिन के बारे में। तो आज हम वैसा ही सेम पढ़ेंगे क्लोरामफेनिकोल के बारे में। हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने दो वीडियो बनाई थी। एक वीडियो बनाई थी अपने कीमोथेरेपी के इंट्रोडक्शन पर कि कीमोथेरेपी में कौन कौन से क्लासेस के ड्रग्स आते हैं। जैसे आपको पता है, जो कीमोथेरेपी की जो अपनी कीमोथेरेपी है उसमें बहुत सारे क्लासेस होते हैं, क्योंकि कई ड्रग्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरियाज के, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल को तोड़ती हैं, कई प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं, कई अपने सेल के अंदरले फंक्शंस को रोकते हैं, कई ऑक्सीडेशन करते हैं उसकी। ठीक है, तो वैसे ही जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते थे उसके अंदर चार ड्रग्स आती थी हमारी, जिसको हम टीकेम कहते हैं। टीकेम मतलब, टी मतलब टेट्रासाइक्लिन, सी मतलब क्लोरोफेनिकोल, ए मतलब अमीनोग्लाइकोसाइड, एम मतलब मैक्रोलाइड। तो बेसिकली ये जो चार ड्रग्स है ये प्रोटीन सिंथेसिस रोकती है बैक्टीरिया के अंदर, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन नहीं बन पाता और बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, तो जैसे मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि आपको देखो, अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया के अंदर आखिर प्रोटीन सिंथेसिस होती कैसे है। क्योंकि अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स ही नहीं पता तो आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप एक बार वो वीडियो देख लेना, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, वैसे मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा, ठीक है, डायग्राम के थ्रू। जैसे ये एक डायग्राम है, आपको मैं इसके थ्रू समझाऊंगा। ये देखो, ये जो डायग्राम है ना कि कैसे कैसे हो रहा है, वैसे मैं बताता हूँ। चलो आपको मैं पहले स्टार्टिंग में ये बताता हूँ कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। देखो, जो हमारी बॉडी है, आपको पता है हमारे सेल के अंदर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? प्राइमरली वो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो वैसे ही बैक्टीरिया के अंदर भी होते हैं। ठीक है, बट जो राइबोसोम होता है, जो ह्यूमन के अंदर, जो ममेलियन के अंदर होता है, वो सेम बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता है। देखो, जो ह्यूमन के अंदर होता है वो एटीएस राइबोसोम होता है। कौन सा राइबोसोम होता है? एटीएस राइबोसोम। बट जो बैक्टीरिया के अंदर होता है वो 70S राइबोसोम होता है। उसका नाम समझिए, आप उसके नाम समझिए कि वो 70S राइबोसोम है। ठीक है, और 70S राइबोसोम है, उसके टू यूनिट्स होते हैं। मतलब आप समझिए, ये एक घर है, उसके दो कमरे हैं, एक 30S है, एक 50S है। ठीक है, ये उसके सब यूनिट्स हैं। ठीक है, मतलब आप ये इसको एडिशन मत करिए, ये ऐड करेंगे तो 80 बनेगा, वो वैसा नहीं करना है। इसका वैसे ही नेम है कि 30S एक सब यूनिट का नाम है, दूसरे सब यूनिट का नाम हमारा 50S है। किसकी बात हो रही है? बैक्टीरिया की हो रही है। तो सिंपली आपको पता लग गया क्या होता है। और आपको पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन बनता कैसे है। देखो, पहले डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो सारे फंक्शन करवाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, जो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये तो आपने 12th से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, अब डीएनए से जो आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और जो आरएनए से प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आपको ये भी पता है जो डीएनए हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब उसके दो हेलिक्स होते हैं। कौन कौन से? आपको एक 5:3 होता है, एक 3:5 होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे ये हमारा 5:3 और 3:5 है। और हमेशा जब भी प्रोटीन बनता है वो हमेशा 3:5 रेशियो बनता है, मतलब 3 से 5 की तरफ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जो प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा आरएनए बन गया है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि डीएनए से आरएनए क्यों बनता है। ठीक है, क्योंकि ये आपको मैं उल्टा छोटा छोटा बताता हूँ कि ब्रीफली कि जो हमारा डीएनए होता है उसके ऊपर ना एक डीएनए पॉलीमरेज करके एंजाइम होता है जो उसके ऊपर एक्ट करता है और वो आरएनए बनाता है। सिंपली इतना समझिए। आरएनए भी बहुत तरह के होते हैं, आपको पता होगा। टीआरएनए होता है, एमआरएनए होता है। तो बेसिकली जो बैक्टीरिया के अंदर जो यूज होने वाले, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। एक होता है एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब क्या होता है? देखिए, एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, एक हिसाब से समझिए कि वो कमांडो है, वो कमांड लेके आएगा और आगे देगा। कमांड मतलब समझ रहे हो ना, एक ऐसा मैसेज डिलीवर करेगा। ठीक है, वो हो गया। और ट्रांसफर आरएनए क्या है? जिसको हम कहते हैं टीआरएनए। देखो, ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर करना कोई चीज। ठीक है, तो टीआरएनए बेसिकली हमारा अमीनो एसिड से लेके आता है जो प्रोटीन बनाने में हेल्प होता है। आपको पता है प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन बने होते हैं हमारे अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड की चेन होती है प्रोटीन। आपको पता है ना, प्रोटीन इज द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स की चेन को हम बोलते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो बेसिकली जो टीआरएनए होता है वो हमारे अमीनो एसिड लेके आएगा। ठीक है, और ये आपको पता है स्टार्टिंग कोडोन क्या होता है? स्टार्टिंग कोडोन होता है जैसे AUG। मतलब हमारे जो डीएनए होते हैं उसके ऊपर बेसिस होते हैं। आपको पता होगा बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर कौन से होते हैं? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड आपने पढ़ा होगा। जैसे अपने होते हैं एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन, है ना, ये आपने पढ़े होंगे। जो 5 बेस पेयर्स होते हैं हमारे। तो बेसिकली जब हमारे मतलब जब हमारे अपने एमआरएनए, जो हमारा डीएनए से आरएनए बना है, आरएनए में कौन बना है? एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए के जब AUG आ जाएगा, मतलब mRNA के ऊपर जैसे यहाँ पे है ना AUG आ जाएगा, तब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जब
यू ए जी या फिर यू ए या फिर यू जी ए आ जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। मतलब ये सब स्टॉपिंग कोडॉन होते हैं। ये ए यू जी हमारा हो गया स्टार्टिंग कोडॉन। स्टॉपिंग कोडॉन कौन सा हुआ? यू यू ए जी या फिर यू जी ए। ये तीन हमारे स्टॉपिंग कोडॉन होते हैं, और भी होते हैं, बेसिकली आप तीन याद रखिए ये, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है, आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। देखो, पहले हमारा एमआरएनए आ गया, ठीक है, ये एमआरएनए हो गया। उसके बाद जैसे राइबोसोम के मैंने बताया दो यूनिट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, 70s राइबोसोम होता है, उसके अंदर दो यूनिट होते हैं, एक 30s होता है, 50s होता है। तो पहले जो 30s वाला राइबोसोम का यूनिट है वो एमआरएनए के ऊपर बाइंड होगा, ठीक है, ये बाइंड हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ अगले स्टेप में, क्या होगा, एयूजी, मतलब उसका जो एयूजी जो हमारा बेस पेयर था वो आ गया। तो इससे क्या हुआ, हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू हो गया, मतलब कि जो बेस पेयर आ गया हमारे एमआरएनए के ऊपर, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो जैसे प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हुआ तो जो हमारा टीआरएनए है ये हमारा एक अमीनो साइड, मतलब कि एक अमीनो एसिड लेकर आएगा पी साइड पे। अब पी साइड क्या है, देखो हमारे जो एमआरएनए है उसके अलग अलग साइड्स होते हैं। तो बेसिकली ये तीन साइड होते हैं, ई पी ए मतलब होता है अराइवल, पी मतलब होता है प्रोमोटर, ई मतलब होता है एग्जिट। ए मतलब कि न्यू अमीनो एसिड आएगा और ए पे हमेशा बाइंड करेगा। बस जो पहली बार जो अमीनो एसिड टीआरएनए लेके आता है, मतलब जो टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आएगा पहली बार, वो ही बस पी पे बाइंड होगा। बाकी जितने अमीनो एसिड्स आएंगे वो हमेशा ए पे बाइंड करेंगे, फिर ए वाला पी पे जाएगा और जो पी पे है वो ई पे जाएगा, फिर उसके बाद ए वाला पी पे जाएगा, ई वाला पी वाला ई पे जाएगा और बाहर निकल जाएगा। आप समझिए कैसे? देखो, जैसे ये पी पे बाइंड हुआ है अमीनो एसिड, ठीक है। अब ए वाला आएगा, ठीक है, इसने आया, फिर दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। आपको पता है ना पेप्टाइड बॉन्ड होता है अपना प्रोटीन के अंदर, ठीक है, अमीनो एसिड्स के अंदर, सॉरी, ठीक है। तो ए पे आया, दोनों के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बना, फिर ये पी वाला ई पे चला गया, ए वाला पी पे आ गया, फिर ए वाला एक और आएगा, उसने इसको धक्का मारेगा और ये निकल जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। ऐसे ही चेंज चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब समझिए स्टेप क्या है, देखो जो हमारा टीआरएनए है वो एक अमीनो एसिड लेकर आता है, पी साइड पे बिठा देता है, इसको पी साइड पे उसने बिठा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे एक अमीनो एसिड हमारा पी साइड पे बैठेगा, वैसे जो दूसरा सब यूनिट है, मतलब पहला 30s बाइंड हो चुका है, जो दूसरा सब यूनिट है 50s का, वो आके इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो 30s राइबोसोम के यूनिट के साथ अटैच हो जाएगा, मतलब पूरा मशीन बन जाएगा, पूरा कंप्लीट राइबोसोम बन जाएगा। एक सब यूनिट हमारा 30 ये हो गया, और ये जो 50 वाला इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये पूरा 70s राइबोसोम कंप्लीट हो गया। इसके दोनों बेटे मिलकर आपस में एक घर बना लिया इन्होंने, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो अब हमारा पी पे एक अमीनो एसिड ऑलरेडी बैठ गया है, तो जैसे अब टीआरएनए हमेशा जितने अब अमीनो एसिड लेके आएगा वो ए साइड पे बैठेगा, ठीक है। और ए दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये एक्चुअल में अभी ई पे ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये भी हो रहा है, वैसे दिखा रहा है अभी हो रहा है ये, ठीक है। जैसे आप ध्यान से देखो ये हो रहा भी, ठीक है, जैसे इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना, ये जो ए वाला है ये पी ई पे आ जाएगा, पी वाला ई पे आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ये देखो यहाँ पे इन्होंने ये शब्द में आप देख रहे हो कि ई वाला है ही नहीं, देखो इसमें क्या है, आप ध्यान से देखोगे इसके पीछे एक और है, इसके पीछे एक और है, वो क्या है आपको पता है, जैसे इमेजिनरी लाइंस होती है या फिर पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं, उसका क्या होता है कि अभी पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड, मतलब कि समझो आप जैसे एक मॉलिक्यूल है, उसका पार्शियल बॉन्ड है पॉजिटिव और पार्शियल बॉन्ड है नेगेटिव, मतलब कि अभी पॉजिटिव जो अपना पॉजिटिव, मतलब कि जो अपना बॉन्ड बना है, अपना पार्शियल बॉन्ड बना है पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी है, वो अभी आधा अधूरा बना है। पार्शियल मतलब ये होता है ना आधा अधूरा, इमेजिनरी अभी पूरा नहीं बना। तो वैसे इस स्टेप को समझिए आप कि अभी ये ए वाला पी पे बैठ रहा है और पी वाला ई पे जा रहा है और ए वाले पे न्यू बैठ रहा है। चाहे आप इस स्टेप को मत भी लिखो तब भी चलेगा, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप सीधा लिख दो कि जैसे ए वाला पी पे है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, पी वाला ई पे जाएगा, ए वाला पी पे जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो अब इस स्टेप में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, इसमें भी इमेजिनरी है, जो अपना पी वाला है वो ई पे बैठ रहा है, जो ई वाले पे था वो नीचे गिर गया है, मतलब कि इसने धक्का मार दिया है, ये जो ई पे था वो नीचे गिर गया है, और ए वाले पे एक और बैंड हो रहा है, ए वाला पी पे जा रहा है, पी वाला ई पे जा रहा है, ये इमेजिनरी है। ध्यान से आप इसको ऐसे सीधा भी लिख सकते हो कि ई वाला है, ई से नीचे गिर रहा है, पी वाला इस पे प्रमोट हो रहा है, ए मतलब इस पे अराइवल हो रहा है, ए मतलब अराइवल मतलब आ रहा है, पी मतलब प्रमोशन हो रही है इसकी, और ई मतलब एग्जिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप इसमें देखोगे, थ्योरी भी पढ़ो तो वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। आप थ्योरी समझ सकते हो। अब देखो अब हमारे क्लोरोफेनिकोल एक्ट कैसे करता है, देखो जो हमारा टेट्रासाइक्लिन था वो क्या करता था, वो अटैचमेंट ही नहीं होने देता था। किसकी नहीं अटैचमेंट होने देता था, टीआरएनए से अमीनो एसिड की अटैचमेंट ही नहीं होने देता था ए साइड पे। जो अपना ए साइड पे न्यू अमीनो एसिड आ रहा है ना, जैसे हमारा पी वाला तो आ गया है, अब ए वाले पे भी अमीनो एसिड आएगा, हमेशा ए वाले पे ही आएगा, जैसे टीआरएनए लेके आएगा, वो ए वाले पे आने ही नहीं देता था, जिसकी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड ही नहीं बन पाता था, क्योंकि अगर ए वाले पे अमीनो एसिड आ ही नहीं रहा तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा। टेट्रासाइक्लिन में ये होता था। अब क्लोरोफेनिकोल में क्या होगा, देखो क्लोरोफेनिकोल में जो ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है ना, यही नहीं बनने देगा। मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है ना, वो एक एंजाइम है जो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है इन दोनों अमीनो
एसिड के अंदर, और उस एंजाइम का नाम है पेप्टाइड ट्रांसफेरेज। तो बेसिकली जो हमारा क्लोरोफेनिकोल होता है, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनने ही नहीं देता, ठीक है। जिसकी वजह से अगर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ही नहीं, तो ये आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तभी तो आगे जाएगा, सीधी बात, ठीक है। अगर पेप्टाइड बॉन्ड बना ही नहीं, तो वो कैसे प्रोटीन की चेन बनेगी? वो तो अगर सिंगल सिंगल अमीनो एसिड हो गई, सीधी बात ना, पेप्टाइड बॉन्ड की चेन होती है ना। तो ऐसा ही हमारा क्लोरोफेनिकोल एक्ट करता है। तब हम पढ़ते हैं थ्योरी के हिसाब से। देखो पहले मैं आपको मैकेनिज्म सुना देता हूँ इसका। देखो इसका मैकेनिज्म है, क्लोरोफेनिकोल इज द लिपोफिलिक। लिपोफिलिक मतलब लिपिड लविंग। वो इजिली सेल मेम्ब्रेन को क्लोज कर जाता है, क्योंकि वो लिपोफिलिक इन नेचर है। आपको पता है ना, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपोफिलिक सब्सटेंस को बहुत जल्दी अंदर ले लेता है, ठीक है। इट इजिली डिफ्यूज अक्रॉस द बैक्टीरियल सेल वॉल बाय पैसिव डिफ्यूजन। ये हमारा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सेल वॉल के अंदर एंटर करते हैं सब्सटेंसेस। बहुत तरह के मैकेनिज्म होते हैं, जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कैरियर ट्रांसपोर्ट। आपको नहीं पढ़ा हो शायद, है ना? अगर नहीं पढ़ा तो मैं वीडियो बना दूंगा उस पर, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, बाइंडिंग टू 50s रेबोसोम यूनिट। आप बोलोगे अब 50s से क्या है? देखो, अब जो हमारे टीकैम है ना, जो टीसीएएम, आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे अपने टीकैम है, आप रुकिए एक मिनट, देखिए ये हमारा ए हो गया टी, ठीक है, एक हो गया हमारा सी, एक हो गया हमारा ए। अब टी के आपको मतलब मैं आपको समझाया था कि जो टी मतलब टेट्रासाइक्लिन, सी मतलब क्लोरोफेनिकोल, ए मतलब अमीनो ग्लाइकोसाइड, और एम मतलब मैक्रोलाइड, ठीक है। ये बन जा भाई, यार आप समझ लेना, ठीक है, आप समझ लेना इतना। ये थोड़ा ना गंदा बन गया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा टी होता है ना, जो हमारा टेट्रासाइक्लिन है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। जो टेट्रासाइक्लिन है, ये 30s राइबोसोम के यूनिट पे बाइंड होकर काम करता है। देखो, जो टेट्रासाइक्लिन है, ये टेट्रासाइक्लिन राइबोसोमल की 30s यूनिट पे बाइंड होकर काम करेगा। जो क्लोरोफेनिकोल है, ये हमारा 50 पे बाइंड होकर काम करेगा। और जो अमीनो ग्लाइकोसाइड है, ये भी हमारे 30 पे बाइंड होकर काम करेगा। और जो मैक्रोलाइड है, ये 50 पे बाइंड होकर काम करेगा। आप ऐसे रखो, 30, अपना टी का 30, सी का 50, फिर ए का 30 और एम का 50, ठीक है। जो टी है वो 30s राइबोसोम पे बाइंड होकर काम करेगा। जो सी है, क्लोरोफेनिकोल है, ये 50s राइबोसोमल यूनिट पे अटैच होकर काम करेगा। और जो अमीनो ग्लाइकोसाइड है, ये 30s पे काम करेगा, और मैक्रोलाइड 50 पे करेगा। 30 50 30 50 ऐसे याद रखना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो, ये हमारे दो यूनिट है ना, ये 30 है, ये 50, आपको बताएं। जो अपना क्लोरोफेनिकोल है, इस पे बैठकर, इस पे समझो, इस पे बैठकर अपना 50 वाले पे बैठकर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बने देगा। कैसे? जो हमारे 50 वाले पे बैठ गया, और ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बने देगा, ठीक है। इस पे बॉन्ड को नहीं बने देगा 50 वाले पे बैठकर, 50 वाले पे बैठ के, ठीक है। 50 वाले पे बैठ के जो अपना ट्रांसपेप्टाइड पेप्टाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है, बेसिकली होता क्या है, देखो। जो अपना पेप्टाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है ना, जो अपना पेप्टाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, ये हमारा 50s राइबोसोमल यूनिट पे प्रेजेंट होता है। देखो, जो 30s यूनिट है ना, इसके ऊपर पेप्टाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम नहीं होता। ये हमारा 50s राइबोसोम यूनिट पे होता है। पेप्टाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम है, कहां पर लोकेट करता है? 50s राइबोसोमल यूनिट पे, ठीक है। तो इसलिए 50s पे बाइंड करके इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बन पाते, ठीक है। इतना समझिए, आप समझ गए? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो। अब यहाँ पे लिखा है, इनसाइड द सेल वॉल क्लोरोफेनिकोल बाइंड्स रिवर्सिबली 50s। रिवर्सिबली मतलब कि ये हट भी सकता है, जैसे इसका इफेक्ट खत्म होगा, ये अपने 50s राइबोसोम से हट जाएगा, जिसकी वजह से फिर से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, ठीक है। 50s पे बैठेगा, इट बाइंड्स टू पेप्टाइड ट्रांसफेरेज, ठीक है, जैसे मैंने बताया उसमें बैठेगा। एंड इन द 23 आरएनए, अब बोलेगा 23 क्या है? देखो, आप जितना डीप में जाओगे उतना डीप में चलते जाओगे। जो 50s है, इसके अंदर फिर सब यूनिट्स होते हैं, जो जैसे 70 के अंदर सब यूनिट्स होते हैं ना, वैसे 50 के अंदर फिर फर्दर सब यूनिट्स होते हैं। बट उतना डिटेल में जाने की आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बस इतना पढ़ना है कि कैसे एक्ट करके, कैसे इसका मैकेनिज्म सिंपल से ऊपर से पढ़ना है हमने, कि जैसे 50s पे बैंड करके सीधा राइबोसोम, जो अपना पेप्टाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम है, उसको ब्लॉक कर देगा, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनने देगा। आप चाहे ये लाइन मत लिखिए, क्योंकि अगर 50 के अंदर जाएंगे, 23 और 27 के भी आगे होते हैं, ठीक है। वो इसके सबनोट्स के सबनोट्स चलते रहते हैं, ठीक है। तो आप इतना ही याद रखिए, 50 पे बाइंड होके पेप्टाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम को रोक देगा, ठीक है, जिसकी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा। बाइंडिंग टू क्लोरोफेनिकोल इनबिट द एंजाइम दिस, and as a result transfer of peptide group from amino acid tRNA to peptide bond tRNA is blocked। मतलब ये बोल रहा है कि वो जो ना अपना पेप्टाइड ग्रुप है, जो ट्रांसफर करके अपना पेप्टाइड बॉन्ड बनाता था। आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? देखो, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है हमारा एनएम और एनएजी के बीच में, एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, इसके बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो बेसिकली उसको नहीं बनने देता। तो यही बोले, जो ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइडल ग्रुप है, जो पेप्टाइडल ग्रुप है, जो ट्रांसफर करता था अपने अमीनो एसिड जो प्रेजेंट है ए साइड पर और पी साइड के हैं, उनके बीच में जो पेप्टाइडल ग्रुप ट्रांसफर करके अपना बॉन्ड बनाता था, उसको ट्रांसफर नहीं करने देगा।
जिसकी वजह से अपना पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा। तो सिंपली वही कहानी है। अब देखो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रिवेंटेड, मतलब नहीं बना। पॉलीपेप्टाइड चेन एलोंगेशन स्टॉप, मतलब कि चेन की एलोंगेशन स्टॉप होगी, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बन ही नहीं रहा, बॉन्ड बन ही नहीं रहा, तो कैसे होगा? बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब पता है आपको, बैक्टीरियासाइडल होता है अपना, जो बैक्टीरिया को मार देता है। बैक्टीरियोस्टैटिक होता है जो ग्रोथ को रोक देता है। मतलब यही बोला, अगर हम इसको कम कंसंट्रेशन में, मतलब कम अमाउंट में देंगे तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह काम करेगा, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा, पर एक टाइम तक ही। उसके बाद में फिर से अगर इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो अपनी प्रोटीन सिंथेसिस फिर से शुरू हो जाएगी। बट अगर इसको हम हाई कंसंट्रेशन में देते हैं तो ये बैक्टीरिया सेलर इफेक्ट भी दे सकता है, मतलब ये हटेगा नहीं, ठीक है। तो बेसिकली आपको मतलब क्या, अब एंड रिजल्ट वही चीज लिखी हुई है जो ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ी समरी वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको मैकेनिज्म क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको आगे वीडियोस में भी जो अपने अपने रह गए अपने अमीनो ग्लाइकोसाइड जो मैक्रोलाइड, उसको भी पता लग जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं थोड़े इंट्रोडक्शन, देखो। क्लोरोफेनिकोल was initially obtained from the Streptomyces venezuelae in 1947। ये हमारे स्पीसीज का नाम है जिससे हमारे को क्लोरोफेनिकोल मिला था 1947 में। इसका मैकेनिज्म आपको मैंने समझा दिया है। क्लोरोफेनिकोल इनबिट द बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस बाय इंटरफेयरिंग विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ अमीनो एसिड, मतलब एंड इट स्पेसिफिकली बाइंड टू 50 राइबोसोम एक्ट ऑन ए रीजन टू पेप्टाइड एनालॉग। It prevents the formation of peptide bond. Chlorphenicol is primarily bacteriostatic through high concentration. Have some two example, वही चीज लिखा हुआ है जो आपको बता रहा है, ठीक है। आप पढ़ोगे आपको आ जाएगा याद, ठीक है। अब इसकी एब्जॉर्प्शन क्या होती है, देखो। जो क्लोरोफेनिकोल है इज रैपिडली एंड कंप्लीटली एब्जॉर्ब फ्रॉम द ओरल इंजेक्शंस, मतलब ये ओरली इसको ले सकते हैं। इंजेक्शन, ओरल इंजेक्शन मतलब क्या होता है, हम इसको टैबलेट्स के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब फ्रॉम सबक्यूटेनियसली लेयर, मतलब इसको हम इंजेक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं। आपको पता है इंजेक्शन भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे आईएम होता है, आईवी होता है। आईएम मतलब कि मस्कुलर में लेते हैं। सबक्यूटेनियसली लेयर से भी, मतलब कि सबक्यूटेनियस एक हमारा होता है इंजेक्शन, जो हमारे जो अपने स्किन के लेयर होते हैं, सबकॉटनेसली डर्मिस एपिडर्मिस, उसके थ्रू भी ले सकते हैं। इसको हम टॉपिकली भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हम आईएम के थ्रू भी ले सकते हैं। क्लोरोफेनिकोल को मतलब बहुत तरीकों से, बहुत रूट से ले सकते हैं ड्रग को, ठीक है। तो अब हमारा अगला ही लाइन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। वाइल डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्रोस्टेट स्प्लीन लिवर एंड इट इज फ्रीली परमेट सीरस कैविटीज एंड क्या है, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है ये बॉडी में बहुत हाई होती है। अब वो कैसे होती है, देखो। जितना ये प्लाज्मा, आपको पता है प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है, जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, है ना। वैसे जितने प्रोटीन के साथ ये लोग बाइंड करते हैं ड्रग्स, उतना हाईली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। अब यही बोल रहा है कि एक तो एक लिपोफिलिक इन नेचर है, मतलब कि इजिली क्लोज कर जाता है अपने सेल मेम्ब्रेन वगैरह को, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि ये अपना इजिली ब्लड ब्रेन बैरियर वगैरह हो गया, ये सबको इजिली क्रॉस कर जाता है। आपको पता है ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, या फिर प्लेसेंटा। आपको प्लेसेंटा क्या होता है, जिससे जो फीटस होता है वोम के अंदर, उसकी नरिशमेंट होती है, ठीक है। तो ये उन सबको इजिली क्रॉस कर जाता है, और फीटस में टॉक्सिसिटी, मतलब कि एबनॉर्मलिटीज वगैरह कर सकता है क्रिएट, क्योंकि पता है फीटस में एबनॉर्मलिटीज आ गई तो क्या हुआ, बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं। तो बेसिकली यही चीज कह रहा है कि ये अपना बीबीबी और प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो यही लिखा है ना, प्लेसेंटा वगैरह आप समझ रहे हो, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है, यूरिन और फीसिस के थ्रू, मतलब कि बताइए आपको इनसे का मतलब, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या, ओटोटॉक्सिटी, मतलब पेन इन एयर, ग्रे बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, देखो इसका ना एक बहुत मेजर अपना कह सकते हैं एडवर्स इफेक्ट है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। अब जहां पे ये लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसका मेन वन ऑफ द मेन रीजन ही अपना ग्रे बेबी सिंड्रोम है। इसका मतलब क्या होता है, देखो। आपको पता है हमारा जो आरबीसी है वो कैसे बनता है बॉडी के अंदर, वो बनता है बोन मैरो के हेल्प से, ठीक है। अब बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बोन मैरो प्रेजेंट होता है हमारे बोन के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कहता है, जो अपने बोन मैरो होते हैं उसकी टॉक्सिसिटी कर देता है, उनको रोक देता है, उनको ब्लड बनाने नहीं देता। अगर ब्लड बनाएगा ही नहीं तो अपना जो बेबी है, कोई भी बेबी है, छोटा बच्चा है, उसके अंदर क्या होगा कि वो ग्रे कलर का हो जाएगा। क्यों, खून की कमी हो जाएगी, आरबीसी की कमी हो जाएगी। आरबीसी क्या करता, कैरी करता है, हमारे हीमोग्लोबिन वगैरह होते हैं उसके अंदर, आपको पता ही होगा, ठीक है, ब्लड के अंदर हमारे। तो ओवरऑल ये होगा कि ब्लड नहीं बनेगा, जितने भी आरबीसी प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी है इतने नहीं बन पाएंगे, जिसकी वजह से बेबी का जो कलर है ग्रे कलर का हो जाएगा। देखो, ठीक है, इतना पता लगा। और जो सप्लीन है ये भी बनाता है अपना ब्लड पर थोड़ा बनाता है, ये हम कहते हैं मोस्टली स्टोर वगैरह करता है, ठीक है। तो इरिटेटिव इफेक्ट्स, मतलब कि वही एलर्जिक रिएक्शन वगैरह, हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन, ये भी आगे बहुत तरह के होते हैं, 1 2 3 4 आपने पढ़ा हो, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, मतलब कि यही है कि हम इसको प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में नहीं दे सकते, क्योंकि ये प्लेसेंटा वगैरह क्रॉस कर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो मैकेनिज्म आपको पता लग गया। ये उसके कुछ ड्रग्स हैं जो आपको मैं बताता हूँ, ड्रग्स कौन कौन से हैं, देखो आप। एक हमारा है पहला है क्लोरोफेनिकोल, ठीक है। इसके दो ड्रग्स हैं, एक हमारा थायोफेनिकोल है, एक हमारा क्लोरोफेनिकोल है, ठीक है। इसके ड्रग का नाम भी है, ठीक है। ये हमारा जीआईटी से 90% तक एब्जॉर्ब होता है। तो ये लिखा टॉपिकली एब्जॉर्ब हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हाई होती है, लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज होता है, बीबीबी क्रॉस कर जाता है, प्लेसेंटा क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये दिखा, आप इसको रीड आउट करोगे, इजी नोट्स हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी वही है। ओवरऑल आपको तो लग गया क्या होता है क्लोरोफेनिकोल, थैंक यू। तो जो इसके नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे।
तो अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, क्योंकि मैं 1 मंथ में 100 वीडियोस डालूंगा इजीली, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मेरे से काफी वीडियोस आ गई हैं, ठीक है। तो अभी तो न्यू चैनल है तो इतना व्यूज वगैरह नहीं आ रहे, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट फॉर एनी टॉपिक, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।